ये हो रहा, गवर्नमेंट ऐसे करनी चाह रही है। तो पता चला कि वो तो पीसी के अंदर तो पिछले 2 महीने से वो लोग लाहौर में ठहरे हुए हैं, और जिसको आज अनाउंस कर रहे हैं तो उनके तो कंटेनर ऑन द वे हैं, अगले हफ्ते लैंड करने वाले हैं। तो अनाउंसमेंट जब होती है वो उसके लिए उन्होंने फैसिलिटीज अनाउंस की, और जनाब पता लगा जी इतने हजार स्कूल जो हैं, पर स्कूल में 5 किलोवाट या इतने किलोवाट का सिस्टम जो है ना वो उनको अलॉट कर दी गया है, वो क्वालिफाई कर। तो ये सिनेरियो है, मतलब ये इसमें डिसाइड तो नहीं होना, लेकिन देखें तमाशा क्या होता है, किधर चलती है बात। जी अस्सलाम वालेकुम हसनैन, मैंने दोबारा ज्वाइन किया, ज़रा दोबारा से मुझे प्रेजेंटर बना के दिखाएं। मैं ट्राई करता हूँ दोबारा। हसनैन है हमारे साथ। आई थिंक उन्होंने बना दिया। मैं अच्छा, दोबारा ट्राई कर लूँ। अभी भी वही मैसेज आ रहा है, उमर खान ने स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। आपको जो ईमेल किया वो आपको नहीं मिला? वो मैं चेक कर रहा हूँ, अभी तक तो नहीं अच्छा आया। अच्छा, ठहरा मैं दोबारा ट्राई करता मैं उसमें चेक कर रहा हूँ, जंक में हो लेकिन सकता है, उमर जंक उमर में। उमर आप को होस्ट तो वैसे हैं, इसमें दिखा रहा है ये। हूँ। हाँ, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ लेकिन किसी को नज़र नहीं आ रहा है। स्लाइड नहीं नजर आ रही। अच्छा, तो उमर आप लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करके देखें, शायद उससे। जी अभी वही वही किया मैंने अभी। अच्छा। तो अगर ये चाहें तो आप बोलना शुरू कर दें, इतने साथ भाई जो है उनको आपने शायद ईमेल भेजी है प्रेजेंटेशन की। जी तो जी मेरे पास आ गई, चले मैं स्क्रीन अच्छा, शेयर चलो। करता हूँ। तो उमर आप शुरू करें, चले जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करें उमर आप। अच्छा, चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो पिछली जो हमारी मीटिंग थी उसमें एक सॉफ्टवेयर का काफ़ी डिस्कशन हुआ था, तो उसी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले में हमने ज़्यादा डिस्कशन जो हमारा था वो यही था कि आजकल की जो गाड़ियाँ हैं उनमें किस किस्म का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। और मेरी स्लाइड नजर आ रही है। जी आ रही है। चले good। तो सही है। करंट ट्रेंड्स इन ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जी जी जी। तो नेक्स्ट स्लाइड कर दें आप। तो आज जैसे कि मैंने कहा कि आज का हमारा जो ज़्यादा डिस्कशन है वो ये कि अब आगे क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर क्यों हमारे लिए ज़्यादा अहम हो गया। तो दो तीन फैक्टर्स हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं उसमें। एक तो ये कि गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिफाइड हो रही है ज़्यादा, तो उसकी वजह से एक पावर सोर्स जो पहले आपका खाली जब गाड़ी चल रही होती थी उसी वक्त आपके पास होता था, आपका जो इंजन है वो गाड़ी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता था। लेकिन अब आपके पास बैटरी है, तो जिसका मतलब ये है गाड़ी बंद भी हो तो आपके पास एक एनर्जी सोर्स है। तो आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं, गाड़ी इवन बंद भी हो तो आप एक पावर सोर्स है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर दो तीन और फैक्टर्स हैं। ऑटोनमस है गाड़ी, ऑटोनमस कार्स आ रही हैं। फिर कनेक्टिविटी, लोगों को हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट रहना होता है, ना सिर्फ ये कि सिर्फ अपने पर्सनल कामों के लिए, बल्कि बहुत सारी ऐसे नए यूजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से इंटरनेट कनेक्शन जो है बहुत अहम हो गया। अगली स्लाइड। अच्छा, तो जैसा कि हमने कुछ जिक्र पहले भी किया था पिछली मीटिंग में कि अगर आप लेफ़्ट वाली जो स्लाइड है उसको देखें, तो इसमें कंपैरिजन किया गया है कि सॉफ्टवेयर की क्या कितनी मकदार है मुख्तलिफ़ चीज़ों में। तो स्पेस शटल आप देखें, जब ये काफ़ी पुरानी स्पेस शटल 1980 वगैरह में बनी थी, उस टाइम पे सॉफ्टवेयर का इतना किरदार नहीं था। फिर उसके आगे फिर बोइंग 787 है, फिर F-35 जो फाइटर प्लेन है उसका सॉफ्टवेयर है।
और उसके साथ ही एक प्रीमियम गाड़ी जो लग्जरी कार होती है उसमें दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कार में सॉफ्टवेयर कितना इस्तेमाल होता है बाकी चीज़ों के हिसाब से। और ये पुरानी स्लाइड है, तो हो सकता है कि अब इसमें आप आजकल की गाड़ियों में और ज़्यादा सॉफ्टवेयर हो सकता नहीं, बल्कि यकीनन ज़्यादा सॉफ्टवेयर है। लेकिन उमर, इसमें एक जी। सवाल ये आता है कि जो आपने कंपैरिजन किया, सॉफ्टवेयर लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे? सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कोड की जो लाइन है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि जैसे F-35 जैसा जहाज है, उसमें जहाज का अपना नहीं बल्कि उसके जो ऑक्सिलरी सिस्टम्स होते हैं उसमें भी काफी सॉफ्टवेयर होता है। तो क्या उसको शामिल किया गया नहीं किया गया? क्योंकि मुझे काफी इस पे हैरत हो रही है कि हम्म, F-35 वर्सेस प्रीमियम कार जो है। तो इसलिए इसमें सॉफ्टवेयर लाइन कोड की डेफिनेशन क्या है, दैट वन हैज टू लुक इनटू। चलिए, शुक्रिया। हाँ, ट्रू। आई थिंक जो डिस्कशन कुछ जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में लोगों ने जो बताया वो ये है कि जो बल्क ऑफ सॉफ्टवेयर है वो डायग्नोस्टिक्स का होता है ज़्यादा। ओबीडी, पहले ओबीडी था, अब जो सेफ्टी क्रिटिकल डायग्नोस्टिक्स या प्रोग्नोस्टिक्स आ रही हैं, उसकी वजह से सॉफ्टवेयर जो है बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता जा रहा अच्छा, है। अच्छा, लेकिन वो गाड़ी का हिस्सा है या वो बाहर गाड़ी के इक्विपमेंट, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट का हिस्सा है वो नहीं, जो सॉफ्टवेयर? ऑन बोर्ड अच्छा, डायग्नोस्टिक। ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक, ठीक है, शुक्रिया। जी। और फिर अगर सीधे हाथ पे देखें तो ये दिखा रहा है ट्रेंड सॉफ्टवेयर किस तरह जैसे जैसे साल आगे जा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर का किरदार कितना ज़्यादा होता जा रहा है। तो अभी 2025 के करीब हम पहुंच रहे हैं, तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियली जो है ये बढ़ रहा है। और माजी में जो भी इनके ये प्रोजेक्शंस थी, तो माजी में जिन्होंने जो भी प्रोजेक्शंस की हैं, तो हमेशा सॉफ्टवेयर जो इवेंचुअली जो इस्तेमाल हुआ है वो उससे ज़्यादा ही हुआ है। तो उससे हम ये कह सकते हैं कि मे बी 750 मिलियन लाइन या हो सकते इससे भी ज़्यादा हो जाए 2025 तक। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये वाली साथ साथ आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली दिखा रहा है इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर कंटेंट गाड़ियों में कैसे शुरू हुआ। तो 1950 में आप देख सकते हैं कि बहुत ही सादा सा एक बैटरी है और स्टार्टर है, बस यही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिस्टम कुछ नहीं है। फिर 70s में पहली दफ़ा जो है एमिशंस का रोल आना शुरू हुआ, तो जिसकी वजह से फ्यूल इंजेक्शन वगैरह हुई। फिर 1990 की दहाई में बहुत सारे डिफरेंट कंट्रोलर्स और सेंसर्स वगैरह इस्तेमाल होने शुरू हो गए। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, फिर 2010 के करीब ये हाइब्रिड गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई, तो उसकी वजह से हाई वोल्टेज लाइंस हैं, तो बैटरीज भी आ गई, और फिर इंजन भी है, तो इन सबको आपस में कैसे कम्युनिकेट करना है। फिर अब आजकल के मौजूदा हालात में अब आपके मुख्तलिफ एडास फीचर्स आ गए हैं, जो आप डिटेक्ट लेन डिटेक्शन होती है अगर आप लेन से बाहर निकल रहे हैं, या आगे कोलिजन डिटेक्शन है, उसमें रेडार्स वगैरह लगे हुए हैं, या फिर आपका इंटरनेट से भी कनेक्शन है, जैसे आप मैप्स वगैरह देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आ गई, तो इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल और ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये दिखाया गया है कि कंट्रोलर जो शुरू में या आजकल की गाड़ियों में होता था, तो इसको मुख्तलिफ नामों से इसको कहा जाता है ECU। नॉर्मली गाड़ियाँ अभी तक जो गैसोलीन से चलती थी उनमें इसको इंजन कंट्रोल यूनिट भी कहते थे, जो कि मेन इसका यूनिट होता था, बाकी उसके अलावा ट्रांसमिशन वगैरह। तो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, ये पहला कंट्रोलर जो बॉश ने निकाला था 1969 में। और सीधे हाथ पे ये तकरीबन आज से समझें 5 से 10 साल पहले का कंट्रोलर जो है वो इस तरह का नजर आता था, बल्कि आवाज कट गई। ये उमर आपकी आवाज नहीं आ रही। उमर आपको आवाज आ रही? नहीं, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, जितनी देर में ये आवाज आवाज का, बंद हो गई। मैं एक कमेंट इस पे दूंगा कि जो उम्र दिखा रहे हैं दाएं जानिब जो इंजन कंट्रोल यूनिट, और इवन बाएं उल्टे हाथ वाला भी, इन दोनों में दो कंपोनेंट्स हैं, बल्कि तीन कंपोनेंट्स हैं जो कि इसको बनाने में मदद देते हैं। एक तो जाहिर है कि मैन्युफैक्चरिंग की साइड होगी कि आपको पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ आइए तो इसमें सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन सॉफ्टवेयर लिखने से पहले
इंजन किस तरह काम करता है, उसकी फिजिक्स क्या है, उसकी उसकी उसके प्रोसेसेस क्या हैं, उसकी समझ के बगैर ये नहीं कर सकते। तो इसमें इसमें दो किस्म के लोग आते हैं फिर उसको करने के लिए काम। एक वो जो कि इंजन के, अगर रिवायती इंजन की बात हो रही है यहाँ पे, तो रिवायती इंजन के प्रोसेस को समझते हैं। और दूसरे वो लोग जो कि सॉफ्टवेयर के नॉलेज रखते हैं। तो सॉफ्टवेयर के जरिए जो जो आदमी की इंटेलिजेंस है वो आप इस कंट्रोल में मुंतकिल करते हैं किसी हद तक। उमर, ये आपको आवाज? भाई जी आ रही जी है आप? जी अच्छा, जी। मैंने अभी आपका कमेंट सुना, ये बहुत अच्छा कमेंट था क्योंकि अगली स्लाइड्स अब इसी से कनेक्टेड है। तो अभी तक जो भी गाड़ियों में कंट्रोल इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि अजमल भाई ने कहा, तो उसमें दोनों तरह की नॉलेज का होना ज़रूरी है, फिजिक्स का भी और बाकी कंप्यूटर साइड का भी। और दोनों को आपस में किस तरह मिला के चलाना है, ये भी एक एक बहुत इसका अहम वो है, नुक्ता है। लेकिन ये कि ऐसे इसकी वजह से ये है कि बहुत एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है जिसको एम्बेडेड कंट्रोल्स का कहा जाता है, और और उसमें ये आप एक जी और चीज वो ये कि ये जो कंट्रोल मॉड्यूल आप दिखा रहे हैं, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, ये ओईएम खुद नहीं बनाता, ये सप्लायर बनाता है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो जैसे बॉश है, बॉश इज अ सप्लायर। या जापानियों में आप देखें, डेंसो इज अ सप्लायर, तो डेंसो बना के टोयोटा को देगा, या डेल्फाई बना के जीएम को देगा। तो देर सेपरेट कंपनीज जो कि इसको बनाती हैं। अगर आप देखें खासतौर से, अगर कोई जर्मन गाड़ी होगी तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें बॉश का कंट्रोलर होगा, और अगर कोई जापानीज होगी तो डेंसो का होगा उसके अंदर। और उसके अलावा ये कि ये जो कंट्रोल होता था, इसको जो फिजिकल पार्ट्स हैं गाड़ी के, उसके साथ बहुत क्लोजली टाइड होता था। तो लाइक अगर आपने कोई कंट्रोलर डिज़ाइन करना है तो आपको पता होना चाहिए था कि आप कितनी चीज़ों को कंट्रोल करना चाह आवाज रहे डिसकंटिन्यू हो रही है कोई, आज शायद हैं। हमारी अच्छा, तरफ ये मसला है या? या ठहरे मैं अपने फ़ोन से ज्वाइन करता हूँ, मेरे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो रही है। वैसे मुझे तो इस वक्त साफ आवाज आ रही थी वैसे, अच्छा। लेकिन फोन से कर ले, कोई हर्ज नहीं। ठीक। आवाज नहीं आ रही, जी क्या वो इशू हमें है स्विच, दोबारा से? हाँ वो स्विच कर रहे हैं अब मेरे ख्याल में। जी, अब आ रही है आवाज़? जी मुझे जी आ मुझे रही है बात। मुझे आ रही है अच्छा। जी। अच्छा, तो जैसा कि हमने कहा कि जो पुराना, एक स्लाइड पीछे जाए साथ साथ, जो पुराने जो आज तक जो अब तक डिज़ाइन यूज होता रहा है, तो उसमें जब हम कंट्रोलर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमें गाड़ी के फिजिकल कंपोनेंट्स का भी बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हम कितनी चीज़ों को उसमें कंट्रोल कर रहे हैं और कितने सेंसर्स को रीड कर रहे हैं, क्योंकि उसके हिसाब से हम इसमें इनपुट और आउटपुट्स को डिज़ाइन करते हैं। तो फर्ज करें कि अगर आपकी गाड़ी 4 सिलेंडर की है और अगर आप 8 सिलेंडर के ट्रक में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको जो है वो फिर देखना पड़ेगा कि आपका कंट्रोलर उसको हैंडल कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसमें मिसालें चंद एक वो ये हैं कि जैसे इंजन टेम्परेचर है, वो इसको इनपुट होगी। इसके अंदर जो है जो आपका एयर फ्यूल रेशियो, मास एयर 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 फ्लो सेंसर कहलाता है, उसकी इनपुट होगी। टाइमिंग की इनपुट होगी। और ये कंट्रोल करेगा मुख्तलिफ और वेरिएबल्स को, जिसके जरिए जैसे इग्निशन टाइमिंग को कंट्रोल करेगा, या कितना फ्यूल आपको इंजेक्ट करना है, उसको कंट्रोल करेगा। तो इनपुट आउटपुट मुख्तलिफ हैं जिसके जरिए आप इंजन के पैरामीटर्स को कंट्रोल करते हैं। ऑक्सीजन सेंसर जो है, जो एग्जॉस्ट में लगा होता है, उसकी इनपुट आती है इसमें इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में। तो इसका मकसद जो है इंजन की परफॉर्मेंस को बेहतर करना, उसके उसके एमिशंस को कम करना। जी। नेक्स्ट स्लाइड पे चल रही जी। अच्छा, तो इस स्लाइड का मकसद ये है कि ये दिखाना ये चाह रहे हैं कि जो अराउंड आई थिंक जब 2000 में जब पहली दफ़ा स्मार्टफोन आया था, आईफोन और एंड्रॉयड, तो उसके बाद से आपका फ़ोन जो था वो खाली फ़ोन नहीं रहा आपका, बेसिकली हर चीज़ सब फ़ोन में आ गई है। आपका कैमरा भी यही है, आपकी फ्लैश लाइट भी है,
और उसके अलावा आप कंप्यूटर के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ईमेल भी करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट रेवोल्यूशन जो गाड़ियों में आ रहा है वो भी इसी तरह होगा। और वो आ, जो है खाली आपकी गाड़ी जो है वो खाली गाड़ी नहीं रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड। उसमें जो मेन फैक्टर्स हैं वो ये इसमें स्लाइड में दिखाने की कोशिश की गई है। एक तो आपके इलेक्ट्रिफाइड हो रही गाड़ी, तो उसमें आपकी उसकी वजह से नई पॉसिबिलिटीज आप डिज़ाइन में आपके लिए आप मौजूद हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि अब आप कनेक्टेड होंगे इंटरनेट से, तो आप बहुत सारी नई सर्विसेज डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा ये कि ऑटोनमस गाड़ियाँ खुद ड्राइव करेंगी। तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमें जो है जो आजकल के जो मौजूदा सिस्टम है वो हमारे लिए नाकाफ़ी है। तो उसके लिए फिर हमें अब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब नया एक पूरा आर्किटेक्चर नया लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट। अच्छा, इसमें जी। एक कमेंट ये होगा इसमें, कनेक्टेड क्योंकि आप मुख्तलिफ गाड़ियों से बातचीत कर रहे, आपकी गाड़ी मुख्तलिफ गाड़ियों से बात कर रही है। जैसे सेलफोन पे आप जब बात करते हैं तो चाहे वो एप्पल का हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो हुआई वाई का हो, किसी और का हो, सब आपस में बात कर सकते हैं। तो इसी तरह इसमें कनेक्टेड जब होंगी गाड़ियां, तो देयर हैज टू बी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, और वो प्रोटोकॉल्स जो है इस्टेब्लिश हो चुके हैं। आप नया प्रोटोकॉल नहीं बना रहे, बल्कि उन्हीं प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, शुक्रिया। जी बिल्कुल शुक्रिया। जी तो ये इस सब को करने के लिए जो अब उन्होंने नया कॉन्सेप्ट डिफाइन किया उसको वो कहते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल। और सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल इसलिए कहते हैं कि आप जो नई गाड़ी डिज़ाइन होगी वो इस उससे नहीं होगी कि इस गाड़ी में आपका मोटर कितनी बड़ी लगी हुई है, कितना हॉर्स पावर ये जनरेट कर रही है, बल्कि ये कि ये सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर जो हैं वो अ, अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली अब हार्डवेयर जो है वो काफ़ी स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, क्योंकि तकरीबन आसपास सब एक ही जैसे हार्डवेयर हार्डवेयर जो है वो इतना डिस्टिंग इतना फैक्टर नहीं होगा जिससे गाड़ियों में फ़र्क महसूस हो सके। तो ज़्यादा जो है वो स्टाइलिंग और सॉफ्टवेयर फीचर जो होंगे वो गाड़ी को डिफाइन करेंगे कि वो क्या 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 काम कर सकती है। और हार्डवेयर वो इस तरह का होगा कि वो आजकल हार्डवेयर जो है काफ़ी पावरफुल हो गया है, तो वो ऐसे उसको डिज़ाइन करेंगे कि इस बात को मद्देनज़र रखेंगे कि आइंदा हम अगले कुछ सालों तक, जैसे कि अभी आपका फ़ोन है इसमें आपके पास अपडेट्स आते रहते हैं सॉफ्टवेयर के, तो आपको हार्ड फ़ोन बदलना नहीं पड़ता, आप सॉफ्टवेयर चेंज करते रहते हैं। और फिर जिसकी वजह से आपके फ़ोन की जो फीचर्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो जो आपने अगर आईफोन आज से 2 साल पहले लिया था और जो आप आपके पास है, इवन दो के फ़ोन तो वही है, लेकिन उसके अंदर जो आप ऐप्स हैं और जो आप फीचर्स हैं वो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है जो 2 साल पहले था जो अभी। उसके अलावा फिर ये कि क्योंकि अब आपके कनेक्शन है तो आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, और उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा कार मैन्युफैक्चरर्स को ये है कि वो अगर उनको कोई गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ नज़र आता है, तो वो अ, एक अपडेट जो है इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हैं। और जब आपकी गाड़ी किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे हालात सही हों और जो उसके लिए कंड्यूसिव हों, तो वो फिर आपका उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता है। जिसकी वजह से कार मैन्युफैक्चरर्स को बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि वो उनको अपने डीलरशिप में नहीं बुलाना पड़ता, और फिर वो मॉनिटर कर सकते हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर भी कंटिन्यूसली वो अपग्रेड करते रहते हैं, जैसा कि फ़ोन में आजकल हो रहा है। उसके अलावा ये कि अभी हम आगे भी बात करेंगे कि क्योंकि आप कनेक्ट हुए हैं इंटरनेट से, तो आप थर्ड पार्टी कंपनीज जो हैं वो जिस तरह अभी फ़ोन के लिए ऐप्स बना रही हैं उस तरह गाड़ियों के लिए ऐप्स बना सकती हैं। तो फ़र्ज़ करें कि अगर आपको अम, कहीं लंबे सफ़र पे जाना है, कराची से इस्लामाबाद, तो पहले आपकी गाड़ी जो थी वो सिटी ड्राइविंग के हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर चल रहा था। लेकिन अगर आपने लंबे सफ़र पे जाना है जिसमें आप ज़्यादा हाईवे पे ट्रैवल करेंगे और ज़्यादा रुकना नहीं होगा, तो उसमें कौन सी कंडीशंस हैं जिसके हिसाब से आप अपनी रेंज को बढ़ा सकते हैं।
तो वो आप एक पैकेज है, आपको अवेलेबल होगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो फिर आपकी गाड़ी जब आप शहर से बाहर हो तो आप उस पर स्विच कर जाएं, तो आपकी रेंज बढ़ जाएगी गाड़ी। फिर इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेसेस वगैरह में भी फ़र्क पड़ा है इसकी। ये डेटा जो अवेलेबल होगा इसको, अ, गाड़ी का डेटा उसको अपलोड कर सकते हैं सर्वर पे, और उसमें फिर ऑफलाइन लोग बैठ के जो इस पे डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं या उसके मशीन लर्निंग मॉडल वगैरह डेवलप कर रहे होते हैं, किस तरह गाड़ी को और बेहतर बना सकते हैं, वो सब देखते हैं। उसके अलावा अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है और एक कस्टमर को नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो डेटा जो है उनको बताना शुरू कर देगा कि ये सेंसर जो है इसमें कुछ खराबी आनी शुरू हो गई, तो अगले 6 महीने में इसको बदलना पड़ेगा। तो वो फिर वो उसको मॉनिटर कर सकते हैं। अगर एक खास हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो फिर कस्टमर को या तो टेक्स्ट मैसेज जा सकता है या कोई ईमेल जा सकती है कि आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको ठीक करना। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो ये बेसिकली यही जो भी मैंने जिक्र किया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एज सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल में अब नई करनी पड़ रही हैं ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को। तो उनको अपना पूरा जो हार्डवेयर आर्किटेक्चर है वो नया पूरा डिज़ाइन करना पड़ रहा है, जो इन सब चीज़ों को जो इन सब चीज़ों को पॉसिबल कर सके। उसके अलावा सॉफ्टवेयर भी, उसमें भी जिस तरह वो अभी तक आया है उससे काफ़ी इसका फ़र्क आ जाएगा। फिर गाड़ियों में अंदर जो मुख्तलिफ कंट्रोलर्स होते हैं, जैसे आपके बैटरी कंट्रोलर है और आपके मोटर कंट्रोलर है, वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो आजकल जो ज़्यादा कम्युनिकेशन होती है वो कैन से होती है, कंट्रोलर है या नेटवर्क से। लेकिन अब जो नया आर्किटेक्चर आ रहा है उसमें वो ईथरनेट पे चला जाएगा, जो कि नॉर्मली कंप्यूटर्स वगैरह में भी नेटवर्क जो होते हैं वो उसी पे काम करते हैं। लेकिन ये ऑटोमोटिव ग्रेड नेटवर्क होता है, जिसका मतलब ये है कि क्योंकि गाड़ियों में जो जो कंडीशंस होती हैं वो काफ़ी हार्श होती हैं, गर्मी सर्दी उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इसमें ये जो नेटवर्क होगा ये उस हिसाब से डिज़ाइन हुआ हुआ होगा। और उसका असल मकसद ये है कि एक तो ये कि इसमें एक, एक तो ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, और फिर इसका जैसा कि अजमल भाई ने बताया कि ये इस बात को अलाउ करता है कि आप एक कॉमन इंटरफेस मुख्तलिफ चीज़ों के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये तस्वीर जो है बस दिखाने की कोशिश ये की गई है कि बिल्कुल लेफ्ट पे जो आपको नज़र आ रही तस्वीर वो है आजकल की जो मौजूदा डिज़ाइन है उसके हिसाब से, और बिल्कुल राइट पे जो है वो है जहाँ पे इवेंचुअली इनको पहुँचना है। और अभी जो बीच की 3 तस्वीरें हैं वो ये हैं जो आजकल मुख्तलिफ कार मैन्युफैक्चरर्स अडॉप्ट कर रहे हैं उस फाइनल शेप में पहुंचने के लिए। तो अगर आप लेफ्ट पे देखें तो जो नीचे नीली डॉट्स नज़र आ रही हैं वो बहुत सारे मुख्तलिफ कंट्रोलर्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये अभी आई थिंक एक गाड़ी में आजकल जो लग्जरी गाड़ी इसमें 100 से ज़्यादा कंट्रोलर्स होते हैं। तो उसकी वजह से वायरिंग एक तो बहुत ज़्यादा होती है, और फिर उसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, और अब जगह गाड़ी में ख़त्म होती जा रही है कि और कंट्रोलर्स को कहाँ लगाएं। तो क्योंकि अब हार्डवेयर वगैरह में इतने नए कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं कि पावरफुल कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो वो अब उन्होंने बहुत सारे जो छोटे कंट्रोलर्स हैं उनको आपस में कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। तो ये डोमेन तो आजकल जो ज़्यादा कंपनीज काम कर रही हैं वो ज़्यादा ये कि मुख्तलिफ डोमेन्स में उन्होंने डिफाइन कर दिया है कंट्रोलर्स को, कि एक आपकी पावर ट्रेन है, एक बॉडी है, चैसी है, तो उनकी फंक्शनैलिटी एक कंट्रोलर में कर दी। तो उमर ये बताइए जी कि जो उल्टे हाथ वाला आर्किटेक्चर है, जिसको मैं कहूँगा डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर कह दूंगा, क्योंकि बहुत आपके जी पास 100 माइक्रो कंट्रोलर्स या बिल्कुल। प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। तो उस सूरत में अगर कोई कोई चीज़ खराब होती है हार्डवेयर की साइड से तो एक महदूद हिस्सा मुतासर हुआ। जी लेकिन जब जब ये जोन कंट्रोलर की आप बात कर रहे हैं, तो अगर एक हार्डवेयर का इशू आ गया एक किसी जोन कंट्रोलर में,
तो फिर तो पूरी की पूरी वो गाड़ी बैठ गई। हाँ बिल्कुल, उस, वो उसका उसका वो तो है। उसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं, मतलब रिलायबिलिटी क्वेश्चन को कैसे एड्रेस कर रहे हैं? हाँ, आई मीन ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम तो है। आई थिंक उसमें वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा मल्टीपर्पज़ कंट्रोलर्स हो, ना कि ये कि सिर्फ कोई स्पेशल पर्पज़ कस्टम डिज़ाइन हो। तो उसमें ये कि फिर वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी, तो उससे इसकी थोड़ी कीमत कम हो जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसिव पार्ट तो होगा। और लेकिन दूसरा सूरत में ये है कि क्योंकि फिजिकल कनेक्शंस, वायरिंग वगैरह कम हो जाएगी, तो एक उसका प्लस पॉइंट ये है कि वो पॉइंट्स ऑफ फेलियर आपके कम हो जाएंगे। आ ये अहम चीज़ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। तो रिलायबिलिटी जो है, जो आपने डोमेन में कर दिया, तो उसके कनेक्शंस पॉइंट्स कनेक्शंस कम कर दिए, तो उससे जी आपकी रिलायबिलिटी, तो आप कंपनसेट कर रहे हैं उस तरह से। चलिए ठीक है, जी शुक्रिया। जी शुक्रिया। बिल्कुल। अच्छा, तो जो फाइनल हमें पहुंचना है वो ये सीधे हाथ पे जो स्लाइड है उस पे अगर आप देखें, तो ये जो बीच में एक नीले रंग का दायरा नजर आ रहा है, वो इसका समझें कि गाड़ी का ब्रेन है। तो उसमें एक आगे से तस्वीर भी है इसकी। उसमें ये एक कंप्यूटर नहीं है, ये एक इसको कंप्यूट क्लस्टर यूनिट बोलते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे मल्टी कोर कंट्रोलर्स हैं। और ये जिस साइड पे जो आपको ऑरेंज सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये आपके छोटे छोटे जोनल कंट्रोलर्स हैं, इनको एग्रीगेटर्स बोलते हैं। तो ये जो फिजिकल पार्ट्स हैं जैसे सेंसर्स हैं या एक्चुएटर्स हैं, वो सिर्फ इन ऑरेंज जो सर्कल्स हैं उनसे कनेक्ट होंगे। और इसके आगे जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है, डेटा जा रहा है, वो सिर्फ ईथरनेट के थ्रू जाएगा। तो जिसकी वजह से, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, तो फिजिकल कनेक्शंस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो अगर उस केस में अगर कोई सेंसर की या कोई वायरिंग का प्रॉब्लम होता है, तो वो फिर आपको सिर्फ उस स्मॉलर जो एग्रीगेटर है उसको बदलना पड़ेगा, ना ये कि ये जो मेन कंट्रोलर है इसको करना है। और इसमें जो मेन कंट्रोलर है, जो कंप्यूटर क्लस्टर यूनिट, या इसको एचपीसी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर भी बोलते हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर जो आजकल गाड़ी में यूज़ होता है उसमें नॉर्मली एक कोर होता है। तो अब जो ये कंप्यूटर क्लस्टर यूनिट्स आ रहे हैं, इनमें तकरीबन 256 कोर्स होंगे एक की। तो समझ लें कि आपने पीसी की जगह आपने एक सुपर कंप्यूटर लगा दिया गाड़ी में। और इसमें ज़्यादा इसकी वजह ये है क्योंकि अब ऑटोनमस ड्राइविंग वगैरह में आपको वीडियो डेटा और रेडार डेटा वगैरह जो होता है, वो उस डेटा की तादाद बहुत ज़्यादा होती है उसको, और उसको प्रोसेस करने के लिए बहुत पावर चाहिए। तो उसके लिए फिर ये इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके बाद ये क्योंकि ये इंटरनेट से भी कनेक्टेड होगा, तो कनेक्टिविटी का भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसके लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छा, तो जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें आई गेस बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप देखें जो नीले डब्बे हैं, वो रियल टाइम कंप्यूटिंग है, जिसका मतलब है कि ये खाली कंप्यूटिंग कर रहा है हाई लेवल की। और जो ऑरेंज डब्बे हैं वो ये है कि वो आपके फिजिकल कंपोनेंट जैसे सेंसर्स और एक्चुएटर से कनेक्टेड है। तो अगर आप लेफ्ट पे देखें जो कि आजकल का मौजूदा डिज़ाइन है, उसमें इवन जो मेन कंप्यूटर जो सेंट्रल गेटवे ऊपर है, उसमें वो दोनों काम कर रहा है, रियल टाइम कंप्यूटिंग भी कर रहा है और उसके आईओ कनेक्शन भी। ये इसका मतलब है कि वो फिजिकली भी कनेक्टेड है सेंसर से और एक्चुएटर से। राइट साइड पे अगर आप देखें, तो जो हमारा मेन कंप्यूटर है, व्हीकल कंप्यूटर, वो उसमें खाली नीले डब्बे नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि वो फिजिकली किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं है, वो खाली जो है उसका डेटा जो है वो यूज़ कर रहा है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ये आप बिल्कुल जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं उससे आपने डीकपल कर दिया अपने सॉफ्टवेयर को। तो जिसका मतलब ये है कि आप सॉफ्टवेयर को किसी वक्त भी बदल सकते हैं, हार्डवेयर को चेंज होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, नेटवर्क का मैंने थोड़ा जिक्र कर दिया था कि अब वो कैन से जो है वो ईथरनेट पे जा रहे हैं। और
उसके अलावा ये एक सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर होगा। तो अभी तक जो कैन नेटवर्क है वो सिग्नल बेस्ड है। उसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ कंट्रोलर जो हैं एक ख़ास टाइम पे इतने मिली सेकंड के बाद जो है अपनी इंफॉर्मेशन जो है ना वो कैन कैन की जो बस है उस पे डालते रहते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्रेक कंट्रोलर है, तो अगर आपको व्हीकल स्पीड सेंसर से उसको व्हीकल स्पीड मिल रही है, तो वो हर 10 मिली सेकंड या 15 मिली सेकंड पे वो व्हीकल स्पीड को कैनवस पे डाल देगा। और फिर आगे जो भी जिसको वो इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ से हर 10 मिली सेकंड पे वो चेक करता रहेगा। तो ये सिग्नल बेस्ड आर्किटेक्चर होता है। अब जो नया आर्किटेक्चर होगा वो सर्विस बेस्ड है, जिसका मतलब ये है कि अ, जो कि आम कंप्यूटिंग नेटवर्क्स में होते हैं कि क्लाइंट और नेट क्लाइंट और सर्वर मॉडल होता है, जिसमें सर्वर के पास इंफॉर्मेशन होती है। जब किसी क्लाइंट को वो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो उसकी रिक्वेस्ट भेजता है, तो सर्वर वो इंफॉर्मेशन उसको भेज देता है। तो यही मॉडल जो है अब कार्स में इस्तेमाल होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको व्हीकल स्पीड की इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेक ब्रेक कंट्रोलर में है, अगर आपको चाहिए तो आप उसकी रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो इंफॉर्मेशन वो आपको भेज देंगे। तो उससे ये होगा कि आपकी बस जो है वो नॉर्मल हालात में अडाप्ट कर सकती है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको वो इंफॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए तो वो ज़्यादा दफ़ा भेज सकता है, अगर कम चाहिए तो वो कम दफ़ा भेज सकता है। और फिर ये कि ईथरनेट जो है क्योंकि एक जेनेरिक इंटरफेस है, तो पुराने गाड़ियों में मुख्तलिफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते थे। कैन एक तो सबसे मशहूर है, उसके अलावा एक फ्लेक्स रे भी होता था, एक सेंट होता था, एक लिन, और हर एक के लिए एक अलग डिज़ाइन होता था। लेकिन अब क्योंकि ये ईथरनेट है तो जो एग्रीगेटर है वो उसकी इंफॉर्मेशन पहले ही से उसको ईथरनेट की ही फॉर्म में भेजेगा, तो जिसकी वजह से आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है। तो उसकी वजह से आपका कॉमन इंटरफेस की वजह से आपकी एक तो प्राइस कम हो जाएगी, दूसरा ये कि एक ही सोल्यूशन आप मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, तो जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि ये एक जो कंप्यूटर जो है वो, अच्छा सॉरी, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। लाइट चेंज हुई आपके लिए उमर? नहीं, नहीं हुई? वो अच्छा, पता नहीं दूसरे लोगों क्योंकि को, I don't know, मुझे मेरे तो स्क्रीन पे भी शायद नहीं अभी हो रही है। एक नहीं, मिनट। नहीं, वो चेंज नहीं हुई थी, वही वही थी, पुरानी स्लाइड थी। फ्रीज हुई भी है, एक मिनट। ठीक, अब हो गई। हो गई। जी, थैंक यू। तो जैसे कि पहले जिक्र किया कि अब जो एक कंप्यूटर क्लस्टर यूनिट या हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर जो होगा, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अब बहुत सारे जो कंट्रोलर्स जो हमारे थे, जैसे इन मोटर कंट्रोलर हो गया, ब्रेक कंट्रोलर, बैटरी बीएमएस वगैरह, उन सब को हम एक ही कंट्रोलर के अंदर कर सकते हैं। तो वो बेसिकली इस कंप्यूटर के अंदर जो है वो वर्चुअल ईसीयूज डिफाइन कर देते हैं कि इस मेमोरी स्पेस तक जो है ये हमारा ब्रेक कंट्रोलर होगा, इस मेमोरी स्पेस तक हमारा जो है बॉडी कंट्रोलर होगा। और ये क्योंकि ये सब मेमोरी में है, वर्चुअल है, तो आप इसी कंट्रोलर को अगर किसी और कार के लिए इस्तेमाल करें, किसी और एप्लीकेशन के लिए, तो आप खाली इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें, आपको एक्चुअल फिजिकल पार्ट को भी नहीं बदलना पड़ेगा। तो आप उसकी वजह से आप में आपके डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। तो फर्ज करें कि अगर एक एक नॉर्मल कार है और एक अगर आपने उसी कार को अगर ऑटोनमस बनाना है, तो उसमें ऑटोनमस कार में जाहिर है कि आपको बहुत सारे सेफ्टी लेवल्स को सेटिस्फाई करना होता है। तो उसके हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने इसको के जो खाली जगह कंप्यूटर में है वो उसमें आप नए वर्चुअल कंट्रोलर्स बना सकते हैं।
जिसमें वो जो भी सॉफ्टवेयर उससे रिलेटेड है वो उसमें आप डाल सकते हैं। जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, तो अब ये अगर आप देखें तो सॉफ्टवेयर बेसिकली अब मुख्तलिफ लेयर्स में होगा। तो अगर आप सीधे हाथ की तरफ देखें तो ये सबसे नीचे जो सफ़ेद नज़र आ रहा है ईवी स्केटबोर्ड, जिसका मतलब ये कि ये बैटरी और इसके फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, मोटर्स वगैरह। और उसके ऊपर जो एक लेयर नज़र आ रही है पिंक लेयर, वो लेयर है जो इस फिजिकल इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करेगी डेटा में। तो एज फार एज जो हार्डवेयर से जो जिन लोगों को डील करना होगा वो खाली इस पिंक लेयर वाले पे जो काम कर रहे हैं उनको करना होगा। उसके ऊपर जो नीले रंग की लेयर नज़र आ रही है वो फिर उस डेटा को कैसे इस्तेमाल करना है, तो उसमें भी गाड़ी को कंट्रोल कैसे करना है, उसका ब्रेक, उसके चार्ज को डिस्चार्ज कैसे करना है, बैटरी को, मोटर को कैसे चलाना है, ये सब कंट्रोल ये इस नीली लेयर में हो रहा होगा। लेकिन इसके पास जो भी सिग्नल आ रहा होगा वो कोई फिजिकल सिग्नल नहीं आ रहा होगा, एक्चुअली प्रोसेस डेटा होगा। तो आप यही नीली लेयर जो है आप किसी दूसरी गाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई फिक्र नहीं है कि आप नीचे जो फिजिकली एक्चुअल पार्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सारा डेटा आपको अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद जो ये तो इन व्हीकल सॉफ्टवेयर है, उसके अलावा फिर क्योंकि आपका कनेक्शन अब इंटरनेट से है तो अब आप ऑफ बोर्ड प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। तो उसमें जो ऊपर दो लेयर नज़र आ रही हैं आपको वो ऑफ बोर्ड हैं, जिसका मतलब ये कि ये इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट के थ्रू सर्वर्स पे भेज सकते हैं। उसमें दो तीन यूज़ केसेस जो आजकल बहुत देख रही हैं कंपनीज, एक तो ये कि आपका ये डेटा जो है वो सर्वर पे चला जाएगा, आप उसको देख के उसको मशीन लर्निंग मॉडल्स वगैरह होंगे, उससे आप देख सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी इस तरह, फर्ज करें कि आप अभी जिस तरह ड्राइव कर रही है उसमें आपकी बैटरी बहुत डिस्चार्ज हो रही है, तो किस तरह आप उसको बेहतर कर सकते हैं। तो वो आप मशीन लर्निंग मॉडल्स होंगे, वो आप उसको प्रोसेस करके डेटा को नए एल्गोरिथम्स को ज़्यादा उसको ट्यून कर सकते हैं और फिर वो इंफॉर्मेशन वापस गाड़ी में भेज सकते हैं और फिर गाड़ी बेहतर चलनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे आपकी गाड़ी डेटा जमा करती जाएगी उसकी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी उसकी परफॉर्मेंस में। और फिर उसके अलावा एक जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड इंटरफेसेस हैं तो कोई भी थर्ड पार्टी इसके लिए ऐप्स बना सकते हैं। तो फर्ज करें कि आप में गाड़ी, आपने सोचा कि गाड़ी के आपके साथ सेंसर्स, आपके पास गाड़ी की स्पीड का डेटा आ रहा है, आपके पास बैटरी चार्ज डिस्चार्ज, करंट, वोल्टेज, ये सब डेटा अवेलेबल है। इससे इसको इस्तेमाल करके आप कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं, कोई नया नया ऐप बनाना चाह रहे हैं, तो वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो क्योंकि अब ये सब इस पे काम हो रहा है, ये सब एक स्टैंडर्ड इंटरफेस होगा, सब गाड़ियों में यही काम करेगा। तो अगर आप एक ऐप डिज़ाइन करें तो वो एक ऐप आप मुख्तलिफ गाड़ियों में भी इस्तेमाल हो सकती है। तो ये आगे चल के भी बात करेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अब क्रिएट होगी एक थर्ड पार्टी डेवलपर्स के लिए, जो कि ऑटोमोटिव सॉफ्ट ग्रेड का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, तो जैसा मैंने जिक्र किया कि क्योंकि अब ये सारे ओपन स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि कोई भी इनको डाउनलोड कर सकता है। तो ये कुछ मैंने इसमें लिंक्स डाले हैं जिसके अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसमें देख सकते हैं। तो पहला है कोविसा, कनेक्टेड व्हीकल सिस्टम अलायंस। इसमें सब बड़ी बड़ी गाड़ी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं और वो इस पे काम कर रहे हैं कि किस तरह एक कॉमन इंटरफेस डेवलप करें जिससे वो ऑफलाइन कस्टमर्स जो हैं वो गाड़ी का ऑनलाइन डेटा रिट्रीव कर सकें। तो अभी जीएम ने अपना एपीआई, जीएम पहला मैन्युफैक्चरर है जिसने अपना एपीआई जो है अवेलेबल कर दिया है डेवलपर्स के लिए। अभी ये तकरीबन एक महीने पुरानी बात है, ये अखबारों में इसके बारे में खबरें भी आई। फिर एक है सोफी, स्केलेबल ओपन आर्किटेक्चर फॉर एम्बेडेड एम्बेडेड। इसका नाम बड़ा मुश्किल सा है, लेकिन बेसिकली वो जो आपको पहले डायग्राम में जो ऑरेंज डब्बे नज़र आ रहे थे
वो एज डिवाइसेस कहलाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल फिजिकल जो इंटरफेस है, जो सेंसर्स और एक्चुएटर्स उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये वाला जो आर्किटेक्चर है ये उससे डील करेगा, और ये भी ओपन होगा कि किस तरह उस लोअर लेवल पे कैसे काम करना है। और फिर ये एक एक्लिप्स फाउंडेशन है, ये भी काफ़ी बड़ी फाउंडेशन है, ये ओपन सोर्स में काम करते हैं काफ़ी। ये लोग टूल्स वगैरह बनाते हैं मुख्तलिफ, जो भी अभी नए जितने ये नई चीज़ें आ रही हैं उनके लिए ज़ाहिर है कि टूल्स की ज़रूरत होगी, सॉफ्टवेयर टूल्स की, कैसे उसको एनालाइज करना है, कैसे उसको उसकी लैंग्वेज को डेवलप करना है, प्रोग्रामिंग करनी है। तो ये सब मुख्तलिफ टूल्स पे काम कर रहे हैं इसमें, और ये सब अवेलेबल है फ्री में, कोई भी इसको जाके डाउनलोड कर सकता है, उसको देख सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, तो ये एक स्लाइड है जो कि थोड़ी पुरानी हो गई, लेकिन इसमें फिर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह ये सॉफ्टवेयर और जो उनके कंट्रोल सिस्टम्स है इसमें, गाड़ियों में इसमें कितना आगे एक्सपेक्टेड ग्रोथ है। तो आई थिंक अभी अराउंड 240 बिलियन डॉलर की है मार्केट, और आई थिंक 2030 तक तकरीबन समझे 500, नॉर्मली 470 दिखा रहे हैं, लेकिन आई थिंक जिस हिसाब से बढ़ रही है तो इससे ज़्यादा ही होगी। तो उसमें देख सकते हैं कि ज़्यादा सॉफ्टवेयर और इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा उसमें हिस्सा है। तो आई गेस अब हम डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। I think, साथ साथ में जो स्लाइड नंबर 18 है उस पर चले जाएं, आई थिंक वो ज़्यादा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। तो जैसा कि हमने अभी जो वो लेयर्स वाली थी ना जिसमें सॉफ्टवेयर की लेयर्स दिखाई, एक मिनट let me see if I can get to it. थोड़ा ये वाली है। तो इसमें आप जैसे आप देख सकते हैं कि नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। तो अभी तक जो मौजूदा गाड़ी से कॉमन कोई चीज़ अगर है, वो भी बिल्कुल कॉमन तो नहीं है, लेकिन वो ये पिंक और वाइट जो नीचे की दो लेयर्स हैं वो हैं। ऊपर जितना भी है सारा ये सब नया है। तो इसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, और बहुत लोगों की ज़रूरत भी है जो इन फील्ड में काम कर सकें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं ऑब्वियसली जो एक एक कंपनी के लेवल पे होंगी, जो कि ज़रा उसमें लार्जर स्केल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। लेकिन कुछ चीज़ें जो कि स्मॉलर स्केल इन्वेस्टमेंट भी है, जैसे कि जो बिजनेस सर्विसेज की लेयर है, टॉप लेयर जो है, उसमें कोई भी आ सकता है। और क्योंकि एक यूज केस ये भी है, जैसे फर्ज करें कि आपके पास इंफॉर्मेशन कि ड्राइवर गाड़ी कैसे ड्राइव कर रहा है, तो उस ड्राइवर का जो इंफॉर्मेशन, ड्राइव प्रोफाइल, वो आपके पास अवेलेबल होगा उस पे, सर्वर पे। तो उससे इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं फिर, अगर वो नॉर्मली कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से हर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती, लेकिन अगर अगर इंश्योरेंस कंपनीज ये ऑफर कर सकती हैं कि हम आपको डिस्काउंट देंगे अगर आप अपना डेटा जो है हमारे साथ शेयर करें, तो फिर लोग अगर वो शेयर करें तो वो फिर, जैसे अगर उनको पता चले कि ये ड्राइवर जो है काफ़ी सेफ ड्राइवर है और गाड़ी को अच्छी तरह चलाता है, तो वो उसको और डिस्काउंट भी दे सकते हैं। और इसी तरह क्योंकि फ़ोन में जैसे आपने देखा होगा कि एक एक्सेलेरोमीटर सेंसर होता है, उससे आपका हार्ट रेट और बहुत सारी चीज़ें लोगों ने ऐप्स बनाई हैं जिससे वो निकाल सकते हैं, पल्स रेट वगैरह। तो इसी तरह गाड़ी में तो एक सेंसर नहीं, उसमें तो हज़ारों सेंसर हैं, तो वो इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अगर आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस है और आप एक किसी को लेके जा रहे हैं पेशेंट को, तो आप उसकी बहुत सारी वाइटल साइंस को मॉनिटर कर सकते हैं गाड़ी के अंदर ही। आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह की बहुत सारी एप्स हैं जो कि कोई भी आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है, आप क्या उसको डिज़ाइन करना चाहते हैं। उसको किसी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस डेटा को, और फिर उसको आगे उसकी मशीन लर्निंग और इस तरह के दूसरे मॉडल भी बना सकते हैं, उसको कैसे इम्प्रूव करना है। ये सब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं नई अभी अवेलेबल हो जाएंगी इसके साथ।
तो अब आई थिंक जो क्वेश्चंस के लिए खोल लेते हैं, जिसके कोई सवाल हो। जी, थैंक यू अमर। किसी के कोई क्वेश्चंस हो या कमेंट्स हो, प्लीज गो अहेड। जी उमर, मैं सबूर बोल रहा हूँ। जी आई हैव अ क्वेश्चन। सॉरी, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ी सी बैकग्राउंड में नॉइज हो रही होगी। जी तो जी वेरी गुड प्रेजेंटेशन माशाल्लाह। ये है कि इट कवर्स फ्रॉम ऑल फ्रॉम डेप्थ टू द हाई लेवल, स्पेशली ये है कि यंगस्टर्स के लिए वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाह रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ डू यू सी के, बिकॉज दिस दिस इज स्टिल अंडर डेवलप्ड एरिया और इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हाउ डू यू सी के इंफ्रास्ट्रक्चर दैट पाकिस्तान नीड्स, इससे हमारे यंगस्टर्स जो हैं, जिनकी स्पेशली जिनकी ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर ये सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं, वो इसको एक एज ए करियर को तौर पे उसको डेवलप करें, और हाउ कैन दिस प्लेटफॉर्म कैन सपोर्ट। थैंक यू। जी। हाँ, आपका बहुत अच्छा सवाल है। बल्कि अभी इस मीटिंग से पहले हम यही डिस्कशन कर रहे थे अजमल साहब और साहब साहब के साथ। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान में कुछ काम तो अभी हो रहा है, जैसे ऑटो साल वगैरह की साइड पे। तो वो जो मिडिल लेयर्स हैं उसका काम अभी होगा। अब वो ज़्यादा क्लासिक ऑटो सार से एडेप्टिव ऑटो सार की तरफ चला जाएगा ज़्यादा। तो उनमें से बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो उसी की तरफ थोड़ा सा अपने आप को फर्दर उसमें ट्रेन कर सकते हैं। जो नए लोग हैं, आई थिंक अगर आपका ऐप डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है तो आई थिंक अब ये जो नई एपीआईज वगैरह अवेलेबल हो रही हैं उसकी वजह से इस ये ऐप डेवलपमेंट तो आई थिंक एक ऑब्वियस चॉइस है जो कि कोई भी कर सकता है, और आई थिंक करना चाहिए क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ एंट्री बहुत कम है। और इसके अलावा बाकी अम, चीज़ें हैं जो कि हम सोच सकते हैं, जैसे अगर आप डेटा एनालिटिक्स वगैरह की साइट पे हैं, क्योंकि अब ये देयर विल बी enormous amount of data available on servers, right? So अगर आप डेटा एनालिटिक्स की साइट पे हैं या मशीन लर्निंग की साइट पे हैं, तो आई मीन यू कैन कम अप विद hundreds of new use cases that we can use. um, और आई थिंक जो लोअर लेवल जो ज़्यादा फिजिकल इंटरफेसेस वगैरह हैं उसमें थोड़ी स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। तो अगर आपका पुराना एम्बेडेड का एक्सपीरियंस है तो आई थिंक दैट विल बी वेरी वैल्यूबल। और उसके अलावा एक चीज़ मैं और कहना चाह रहा था कि ये जो कार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से अब उस पर चले जाएंगे, पॉसिक्स बेस्ड, जो कि जैसे कि लिनक्स है जो पॉसिक्स कंप्लाइंट। तो अगर आपका लिनक्स में एक्सपीरियंस है तो कार ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक नई अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप काम कर सकते थैंक यू मैम। Any other questions or comments? हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे और याद है जैसे सबूर साहब के सवाल से कि क्योंकि ये डेटा अवेलेबल है तो फ्लीट मैनेजमेंट, जैसे लोग ट्रक्स का फ्लीट चला रहे हैं या जो पाकिस्तान में बाइकिया का फ्लीट है, हो सकता है कार्स का भी, उसका करीम का, तो वो लोग अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं उस डेटा के हिसाब से कि वो कैसे अपने रूट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और फिर प्रोग्नोस्टिक्स कि अगर आपकी गाड़ी में कोई ख़राबी आने वाली है तो आप उसको आपके फ्लीट में, और सर्विस मेंटेनेंस सर्विस कब ड्यू होगी माइल्स के हिसाब से, तो ये सब चीज़ें आप कंप्यूटर के थ्रू ऑटोमेट कर सकते थोड़ी सी मेरी तरफ से सजेशंस होंगी हैं। जी जी कि सॉफ्टवेयर के इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको यूटिलाइज करें, हमारे यंगस्टर्स की स्किल्स और उसको डेवलप करें। तो उसके लिए एक एक प्लेटफॉर्म हम डिफाइन करें, जिसमें प्रायोरिटाइज करें कि पाकिस्तान में कौन से स्किल्स जो है वो हमें अर्जेंटली चाहिए, जो हम एक्सपोर्ट कर सकें बाकी दुनिया को। और उसमें और इसके अलावा यह है कि पाकिस्तान की लोकल स्किल्स कौन से चाहिए जिसके जरिए हम अपनी प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकें। इस पे थोड़ा सा यह है कि डिस्कशन होनी चाहिए प्रायोरिटी वाइज, ताकि यह है कि उसको हम डिफाइन कर सकें कि हमें इस वक्त मार्केट क्या है, इस वक्त
और फ्यूचर जो है अगले 5 साल के लिए 10 साल के लिए उसको एक माइलस्टोन या एक रोड मैप बनाया जाए। तो ये मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट होगी कि इस पे जी बहुत अच्छा आइडिया, बल्कि आपने पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था। आई थिंक हमारा इरादा यही था कि इस डिस्कशन के बाद एटलीस्ट कोई डिस्कशन करें। थैंक यू। वर्किंग ग्रुप जो है कुछ स्टार्ट करें। तो साथ साथ आप कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? नहीं, वही जैसे आपने कहा कि आई थिंक वी नीड टू सेट अप अ सब ग्रुप फोकस्ड ऑन सॉफ्टवेयर, ताकि हम उसके ऊपर जैसे अभी सबूर साहब ने भी कहा कि स्टार्ट पुटिंग टुगेदर रोड मैप कि बाहर क्या स्किल्स चाहिए, पाकिस्तान में हाँ। क्या स्किल सेट चाहिए। तो आई थिंक दैट्स द राइट नेक्स्ट स्टेप। और दूसरा ये भी है कि इस अब जो है कि कुछ क्रॉस ओवर भी है, तो अब आपको ज़रूरी नहीं कि आप खाली ऑटोमोटिव से ही रिलेटेड हो। अगर आप दूसरे सॉफ्टवेयर डेवलप भी कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं इसमें। तो देयर विल बी सम मोर क्रॉस ओवर एज कम्पेयर टू प्रीवियस आर्किटेक्चर। Any other questions, comments? There's आई one more थिंक comment मेरी तरफ से ये है कि I think we should plan another seminar or webinar for general safety, खास तौर पे engineers के लिए, कि जो engineers working towards coming into development of software, इसके अलावा hardware, they need to have some basic understanding of functional safety engineering. So I've come to know कि पाकिस्तान के अंदर we've not been taught हालांकि in the past I've done some seminars, webinars on the functional safety front, ISO 26262। तो उसमें भी है कि we should plan ahead in the next few months के general awareness पाकिस्तान के अंदर, ताकि software engineer need to know this. That's the need for the future. आई ठीक थिंक है वो हसन खान ने भी रिक्वेस्ट की थी इसकी सेफ्टी के। जी, ठीक है, let's plan that. ठीक है. Any other comments, questions? Let's see, there's a chat comment. Are there any standards that the developers should be aware of? So the question from Farooq. हाँ, there are quite a few, जैसा कि साथ साथ आप उस लिंक पे जाए, नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। आवाज बहुत डिस्टॉर्शन है। जी जी, हमारा आपको आ रही है स्लाइड नजर? अब नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। ओह सॉरी, इससे नेक्स्ट स्लाइड। ऊपर जो कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि अभी डेवलप हो रहे हैं, ओपन स्टैंडर्ड्स, इसको देख सकते हैं। उसके अलावा एक स्टैंडर्ड जो इसका मैंने जिक्र नहीं किया, वो ऑटोजार का, जो कि पहले से इस्टेब्लिश्ड आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड है। तो आई थिंक इसको कुछ हमें, या तो मैं लिंक बाद में किसी तरह से शेयर कर लूँगा। काफ़ी सारे नए स्टैंडर्ड्स डेवलप भी हो रहे हैं। तो वो हमारा आप उसमें मैंने ईवी हब वेबिनार, वो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें राइट, शेयर कर लीजिएगा। सही है। ओके जी, और कोई? लेट मी सी, मे बी अनदर क्वेश्चन इन चैट। यासिर, गो अहेड प्लीज, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। साद जी, भाई, अजनल भाई, वालेकुम उमर सलाम भाई, यासिर। सबको वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। साद भी मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स मिस किए थे, कोई मेरी पर्सनल मसरूफियत थी। वो मैंने देखा तो था कि वो मोटर पे डिस्कशन थी,
जी। बट बिल्कुल मिस कर दिया। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट मेरी एंड पे, क्योंकि मैं बड़ा वेट कर रहा था इस डिस्कशन का, पर मेरी मसरूफियत ऐसी थी कि मैं बिल्कुल ज्वाइन नहीं कर पाया। तो उसी वक्त ये मेरा क्वेश्चन था, बट चूंकि अब ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट एक डिस्कशन है फोर व्हीलर पे, तो थोड़ा सा मुझे था कि मैं ये क्वेश्चन कर सकूं नहीं, पर आपने कहा इसलिए कर लें। अ, उमर भाई, मुझे बेसिकली मैं वर्क कर रहा हूँ हब मोटर पे, मैं काफ़ी देर से इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। आप मुझे कोई एक बुक या कोई एक लेक्चर या कोई एक रेफरेंस बता सकते हैं जहाँ से बेसिक लेवल पे टू व्हीलर पे कोई कंट्रोलर की अंडरस्टैंडिंग आ जाए? क्योंकि डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग फेज तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी हद तक पहुंच गया हूँ, और बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ अल्लाह के हुक्म से कुछ रिजल्ट भी सामने आएगा। पर यह है कि मैं कंट्रोलर समझना चाह रहा था टू व्हीलर के, तो अगर उसमें कोई रेफरेंस हो हाँ। तो मेरी काफ़ी हेल्प हो सकती है। अच्छा, आप क्योंकि ज़्यादा आप उसको देख रहे हैं कि किस टाइप का कंट्रोलर सेलेक्ट करना चाहिए मोटर कंट्रोल के लिए? सिंपल जो अभी इस वक्त मार्केट में है, जो अभी यूज़ हो रहा है, मसलन माइक्रो कंट्रोलर होगा, या अगर आप कोई चिप पेस्ट बनाना चाह रहे हैं, मसलन आप मुझे गाइड करना चाह रहे हैं और फिर आगे हाँ। मॉसफेट्स नहीं है, तो उसी को लेके ही मैं फिलहाल डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। अच्छा, सही है। मैं आप ऐसे करें, मुझे आप अलग से मैसेज भेज दें, मैं आपके साथ फिर फॉलो अप कर लूँ। ठीक है। और अगर साथ भाई, अगर आप लोग समझते हैं कि अभी है टाइम, तो थोड़ा सा रिव्यू दे सकते हैं कि लास्ट दो लेक्चर्स पे क्या डिस्कशन हुई थी इस टॉपिक के बाद, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो। थैंक यू। उसकी यासिर, वो मैं उनसे कहूंगा, हमजा से वो शेयर कर लेंगे आपसे रिकॉर्डिंग उसकी, हाँ जी, मोटर्स प्लीज़ के प्लीज़ ऊपर वो जो, कर दें। हाँ मोटर्स के ऊपर जो हुई मैं थी डिस्कशन। तो आप अगर इस सेशन के बाद अगर टाइम हुआ तो मैं कुछ उससे रिलेटेड शेयर भी करना चाहूँगा, और क्योंकि काफ़ी लोगों से मैंने कांटेक्ट भी किया है मोटर डेवलपमेंट पे, जी। तो उसकी कुछ थोड़ी बहुत ही चीज़ है मेरे पास इंफॉर्मेशन। पर मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले ये टॉपिक आप लोग अच्छी से कंप्लीट कर लें, फिर मैं इंशाल्लाह, अगर कोई आप इजाज़त देंगे तो फिर मैं उस पर कुछ ब्रीफिंग भी इस लिहाज से दे दूंगा कि इस वक्त मार्केट का लोग किस चीज़ में मतलब क्या चैलेंजेस हैं मोटर डेवलपमेंट पे। टेक्नोलॉजी जी है जी। लोगों के पास, बट वो किस तरह मसलन कर वो ओवरकम नहीं कर पा रहे, कुछ फियर्स हैं उनके। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर ठीक शेयर है। करूंगा अगर टाइम हुआ तो। थैंक यू सो मच सर। तो लेट मी जस्ट आस्क क्विकली, और किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो या कमेंट हो इसके ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो प्लीज गो अहेड, अदरवाइज विल गिव यासिर chance to talk about motor situation. जी यासिर, आप गो अहेड। हाँ अच्छा, साथ भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे इशू ये है कि टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, लोग बना भी रहे हैं। जो सबसे नियरेस्ट टेक्नोलॉजी इस वक्त है हब मोटर, क्योंकि मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, और चूंकि स्टार्ट भी बेसिक से लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना चाहिए, आप एक चीज़ पकड़ें, उस पर फोकस करें और उसको आगे लेके चलें। तो उसमें ये है कि जो नियरेस्ट है वो BLDC फैंस हैं जो बन रहे हैं गुजरांवाला में और गुजरात में। उसमें भी इशू ये है कि जो उसकी प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी चाइनीज के हाथ में ही है मोस्टली। या तो लोग बाहर से मंगवा रहे हैं, या प्री डिजाइंड उनके सॉफ्टवेयर्स हैं उनके अंदर, तो वो उसी को आगे BLDC फैंस को उसी तरह बना रहे हैं। तो अब अगर हम इसको कंपेयर करें हब मोटर ई बाइक का, या मोटर बाइक्स के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स के लिए, तो सर जो मटेरियल है ना वो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त। मसलन जो जो ग्रेड यूज हो रहा है स्टील का स्टेटर के अंदर, वो नहीं है अवेलेबल यहाँ पे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं बनाने की, वो उसी पे कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब आप इसमें जाते हैं तो उसकी गेजेस हैं डिफरेंट स्टील की, और फिर उसकी आगे फर्दर प्रॉपर्टीज होती हैं हर इलेक्ट्रिक शीट की, जिसको आप फॉलो करके तो उसके लॉसेस कम कर सकते हैं, एडी लॉसेस कम कर सकते हैं, स्टेरिसिस
और फिर एक्सेस लॉसेस वगैरह जो सारी बिल के आते हैं जब आप बना रहे होते हैं। तो इस चीज़ को सर आपके प्लेटफॉर्म पे एड्रेस करना चाहिए कि लोग एफर्ट कर रहे हैं, ये मटेरियल कम अज कम उसके लिए नहीं है। हाँ, प्रोटोटाइपिंग के लिए ठीक है, बट अगर आप प्रोडक्शन में जाएंगे तो मटेरियल ऑल टुगेदर चेंज होगा। मेरी अभी तक तो यही एनालिसिस है कि वो नहीं है। और प्लस ये तो एक चैलेंज है, दूसरा ये है कि जिसने अगर डेवलप किया भी है तो उन्होंने वायर कट को यूज़ करके वो पैटर्न तो बना लिया है, बट फिर वो नेक्स्ट स्टेज डायरेक्ट है कि यार हमें करोड़ों रुपया लगाना पड़ेगा इसको पूरा बनाने के लिए यहाँ पे। तो एक ये भी फियर है बहुत बड़ा। तो ये चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं इस वक्त इंडस्ट्री में, क्योंकि ये वो लोग हैं जो नियरेस्ट हैं और ये बना भी सकते हैं। मेरी ख्वाहिश ये रहेगी कि आप लोग जिस तरह इतनी हाई टेक बात कर रहे हैं, डेफिनेटली ये किसी के लिए तो बहुत यूजफुल होगा जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, और आई अप्रिशिएट इट। बट अगर हम उसकी बात करें तो आपके मसलन एक बेसिक लेवल पे आप लोग बार बार लोगों को बताते हैं कि यार कम से कम अगर आपने डेवलप करनी है तो इस ग्रेड की शीट यूज करें, और ये बेसिक मटेरियल्स हैं, अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना भी है तो कम से कम इस पे करें ताकि आपको रिजल्ट्स तो आए। तो ये Right. चीज़ बहुत मिसिंग है। जब आप बात भी करते हैं उनसे तो वो मसलन चूंकि इतने टेक्निकल लोग नहीं हैं, उनसे आप बात करें तो वो नहीं जवाब मिलता। इवन मैं भी अभी बिल्कुल लर्निंग फेज में हूँ, बट कुछ ना कुछ पढ़ के मैंने सीख लिया, कुछ सॉफ्टवेयर पे काम किया, कुछ एनसी सीख लिया थोड़ा बहुत कि उस पे वो क्या रिजल्ट्स आते हैं उसके, और फिर उसको कोशिश किया कि सॉलिड वर्क पे बना के उसको लिंक करने की कोशिश की। तो थोड़ी बहुत ही नॉलेज है मुझे। तो मैं मसलन अब थोड़ी अगर कोई डिज़ाइन आए तो उसको एवेल्युएशन उसकी सॉफ्टवेयर पे करना या उसको देख लेना किसी क्या परफॉर्मेंस आएगी, इस हद तक मैं अल्लाह अल्लाह का शुक्र है यहाँ तक पहुँच गया हूँ। बट जब ये डिस्कशन आप किसी से करते हैं तो मुझे तो इंडस्ट्री में कोई भी अब तक ऐसा नज़र नहीं आया। तो अच्छा। मेरी ये ख्वाहिश रहेगी कि आप लोग ये ज़रूर बताएं कि यार ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप फॉलो करके तो आप मॉडल डेवलपमेंट पे जा सकते हैं। जी। जी अच्छा, इसमें साहब। दो 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 चीजें हैं। एक तो ये कि आई थिंक वी हैव समबडी दैट हैव देयर हैंड रेज, so we'll come to him just in just 1 minute. Sabur Saab also from Zepler was had initiated some discussion on sort of a consortium for motors and controls. Sabur Saab, उस पे आप थोड़ा सा if you're still with us, can you talk about that a little bit? जी जी जी। तो उसके हवाले से थोड़ा सा मैं मुख्तसर से बता दूं, क्योंकि दिस इज नॉट द राइट फोरम, लेकिन उसमें प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें कि वी आर मेकिंग एक नेशन वाइड प्लेटफॉर्म कि जिसमें वी डेवलप द फ्यूचर ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इट्स एसोसिएटेड एक्चुएटर्स, चाहे वो ऑटोमोटिव के सेक्टर में हो, चाहे वो एनर्जी के सेक्टर में हो। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर जो है, दिस इज द फ्यूचर for energy sector, for transportation and everything else. So please contact me कि जिसके जरिए आप how you can contribute into this, और it's still something that जो हम PSTP लेवल पे बात कर रहे हैं गवर्नमेंट से, और स्पेशल इनिशिएटिव फैसिलिटेशन इन्वेस्टमेंट के हवाले से इस सेक्टर में। तो बहुत बहुत काम हो रहा है इस पे। प्लीज प्लीज गेट इन टच। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू सो मच सबूर साहब। मुझे ये बता सकते हैं कि ये कोई इसका फॉरम है या ये लोग कैसे कनेक्टेड आपस में, कि हर बंदा अपना अपना एक एफर्ट कर रहा है? बहुत अच्छी बात है अगर लोग इसमें काम करें, पर जो तो मैं अभी तक देखा हूँ, देख के आया हूँ इंडस्ट्री लेवल पे, और डिफरेंट फैक्ट्रीज भी विजिट की हैं, वो तो सारा ऑलरेडी एक फार्मूला बेस्ड काम हो रहा है। जो एक फीडबैक मिलती है चाइनीज से, वही चीज़ बार बार प्रोड्यूस हो रही है। लोकल कोई एज सच डेवलपमेंट नहीं है। मसलन वो ठीक भी है उनके एंड पे कि अगर एक फैन बन गया तो उसको फिर क्या बार बार करना है, बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए तो वो चीज़ उनकी समझ से बाहर है। तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि आप किस लेवल पे या किन लोगों से कनेक्टेड हैं जो इस पे काम कर रहे हैं? जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त बहुत नॉलेज की अवेयरनेसेस नहीं है। वी आर बेसिकली इम्पोर्टर्स
हम लोग मोटर्स तो बनाते हैं, फैंस फैंस, लेकिन यह है कि उसके कंट्रोलर्स वी जस्ट बाय इट ऑफ, 6 महीने चलते हैं, उसके बाद ये फेलियर्स हो जाते हैं। हमारी प्रोडक्ट जो है वो दे आर नॉट इवन लोकलाइज्ड प्रॉपर्ली। तो उस हवाले से इंडस्ट्री की तरफ से बहुत ज्यादा नीड है कि इसको, इस सेक्टर को डेवलप किया जाए। वी आर, हम जेपलर के प्लेटफॉर्म से, विच इज ऑर्गेनाइजेशन इन कराची, पाकिस्तान और यूके, उसके प्लेटफॉर्म से वी आर प्रपोजिंग टू गवर्नमेंट डिफरेंट सेक्टर्स, जिसमें मुख्तलिफ इदारे भी शामिल हैं, कि हाउ वी कैन मेक अ रोड मैप फॉर 10 years इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सो दैट्स व्हाट आई, ऑल आई। सर आपकी आवाज कट रही है बीच में। तो यासिर, आई विल, मैं आपसे साथ ना शेयर कर लूंगा सबूर साहब की कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, so you can जी जी talk with him and see how you can connect with that forum जो सबूर साहब बता रहे थे इसका। ठीक है साहब भाई, मैं ठीक है। कर लूँगा। जी जी श्योर श्योर, थैंक यू। चलिए, ठीक है। अच्छा, we have somebody from Teleport have their hand raised. Uh, जी uh, साहब। it's Dr. Mohiddin, and I've been running Teleport electric vehicles for it's an R&D based company, and we just got patented our own motorcycle design. So मैं उस पे तो ज्यादा अब मैं बात नहीं करूंगा। हब मोटर्स की प्रोडक्शन पे या कंट्रोलर की प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन पे, एज वी आर motorcycle manufacturers, but I can answer some of the questions of Yasir Altaf साहब। पहली बात यह है कि ईवी पॉलिसी में भी रिसेंटली लम्स इनवाइटेड मी टू मेक सम अमेंडमेंट्स, जो कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेक होल्डर्स से, आई थिंक आप में से भी कुछ लोग होंगे जिनको इनवाइट किया होगा। तो उसमें एक बात ये थी कि अगर हब मोटर बनता है तो उसके लिए अब इंसेंटिव्स तो दिए जा रहे हैं इंपोर्ट पे फॉर लाइक 5 years, और फिर थोड़ा बढ़ जाता है 1 साल बाद, ठीक है। बट द थिंग इज कि अब एल्यूमिनियम जिस ग्रेड ग्रेड का चाहिए, ठीक है, तो वो तो मोटर नहीं है, दैट्स अ रॉ मटेरियल। तो उस रॉ मटेरियल पे कोई इंसेंटिव नहीं है, ठीक है। वहां पे फिर मुश्किल होती है जो मैन्युफैक्चर करना चाह रहा होता है या डेवलप करना चाह रहा होता है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो उन पे 30% कस्टम ड्यूटी है, और अगर आप हब मोटर इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर 1% कस्टम ड्यूटी है। तो अगर आप यहाँ पे डेवलप भी करना चाहते हैं, ठीक है, पहले तो स्टील उसमें यूज नहीं होता अपार्ट फ्रॉम द जो उसका शाफ्ट होता है, ठीक है, ड्रॉप आउट्स में जो लगता है, तो उसमें यूज होता है स्टील। बाकी जो हब मोटर्स के दोनों कवर्स हैं, चूंकि उसमें मैग्नेट्स होते हैं, तो उसको हम स्टील से नहीं बना सकते। दूसरी बात ये है कि जीएफसी, ओरिएंट, इन सब से मैं बात कर चुका हूँ। द मेन प्रॉब्लम विद देम इज दैट they need a big MOQ in order to start manufacturing hub motors. They don't have any problem with that. Die molds की कोई मसला नहीं उनको। But the thing is, there is not enough demand that can like uh, उनका ब्रेक इवन जो है, तो वो लाइक फॉर एग्जाम्पल टेक 1,000 मोटर्स। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल 1,000 मोटर्स का ऑर्डर देता है, तो वो उसको फिर बेचने भी होंगे 1,000, एंड दैट माइट बी द ब्रेक इवन पॉइंट जिस पे वो ओरिएंटो जीएफसीओ कि वो जो है तो लॉस ना करे बल्कि उसका भी प्रॉफिट हो। तो दे कैन मेक इट। Motors are being made in Pakistan for a long time, but the thing is, the demand for motors comes from manufacturers of electric vehicles. And electric vehicles manufacturers जब टू व्हीलर्स अगर हो, हब मोटर की डिमांड ज्यादा हो। अब हब मोटर की डिमांड ज्यादा तब होगी जब लोकली मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इंसेंटिव्स हैं, फॉर हम्म। एग्जांपल एल्यूमिनियम एग्जांपल मैंने दी, अगर जी। उस पे इंसेंटिव होता तो ही बंदा जो है तो यहाँ पे वो मैन्युफैक्चर करता। अब वो इंसेंटिव है हब मोटर पे, तो जी वो जी। एल्यूमिनियम क्यों इंपोर्ट करे? हम्म। तो हम्म। आई थिंक दैट्स वन सीरियस थिंग टू बी सर कंसिडर्ड। सर मैं फिर यहाँ पे सॉरी, मैं एक बात यहाँ पे मेंशन करूंगा
कि आप 1000 मोटर्स की बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर अगर आप रिसोर्सेज देखें और अगर आप डीप डिग करें तो एल्यूमिनियम भी अवेलेबल है पाकिस्तान में 1000 मोटर्स के लिए। और बाकी उसका जो शाफ्ट है, उसका जो एक्सल जो आप कह लें, या जिस पे आपका स्टेटर बनना है, वो कुछ भी ऐसा मसला नहीं है। मेन मसला है जहाँ पे वाइंडिंग होती है और जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक शीट यूज होती है, उसकी नॉलेज किसी को नहीं है। वहाँ पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, डिफरेंट मटेरियल्स लग रहे हैं कि जी बस वाइंडिंग हो जाएगी तो काम हो जाएगा। ये नहीं है कि लोग बना नहीं सकते, उस डिजाइन को कॉपी नहीं कर सकते। ये ऐसा मैंने खुद देखा है, लोगों ने किया हुआ है और बहुत अच्छा किया हुआ है। बट आप जब मटेरियल की बात करते हैं ना, तो उनको नहीं पता। वो वही 50W800 जो आजकल हर फैन या BLDC में यूज हो रहा है ना, तो वो वहां पे जाके थोड़ा सा मिसमैच आ जाता है क्योंकि नॉलेज नहीं है। बाकी जो आप बात करें एल्यूमिनियम की और बाकी सारी चीजें, सर बहुत वेंडर्स है यहाँ पे, वो तो कोई इशू नहीं है। आपने जस्ट टाई देनी है और वो बना देंगे। और जो उसकी कॉस्टिंग है, डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि वो आप चाइना को इजीली बीट करेंगे। हाँ, जब आप बहुत ज्यादा मैस बुराक प्रोडक्शन में जाएंगे जी बुराक तो बुराक की व्हील्स से अगर यहाँ पे हूँ, आई थिंक मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, लेकिन ब्रिगेडियर फरहान साहब। ब्रिगेडियर फरहान साहब, ठीक जी है, जी। उनको इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। एंड वो प्रैक्टिकली इन फेजेस से गुजर चुके हैं, और जो मैंने कुछ बातें बताई, ये उनकी ही इसमें कुछ बातें थी जो उन्होंने फेस की। कि मैग्नेट्स हो गए, फॉर एग्जांपल आप मैग्नेट्स जो यूज करते हैं न्यूडीनियम, वो आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। अब वो हब मोटर नहीं है, उस पर इंसेंटिव नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम। So you have to like even magnetize neodymium magnets here. So it's a lot of machinery, and it's a whole industry that needs to be developed here in Pakistan in order to make each and every component of a motor, whether that be a mid-drive motor, yeah, induction motor for cars, or a BLDC motor. BLDC motor is also an AC motor, but with permanent magnets. But a truly induction motor, which is like used in cars, more efficient at higher speeds. तो वो सारी चीजें, एंड देन द कंट्रोल सिस्टम फॉर दैट इज आल्सो डिफरेंट, VFD वगैरह वो जो है, तो उस पे देन देयर नीड्स देयर इज अ नीड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क ऑन, लाइक उसमें फिर गियर की जरूरत भी आ जाती है, बिकॉज यू कैन नॉट हैव दैट टॉर्क विद एन AC इंडक्शन मोटर। उसमें आप स्टील फिर कंसिडर कर सकते हैं रादर देन एल्यूमिनियम। अ, वो आप सही कह रहे हैं, मैग्नेट की हद तक बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट वो भी वर्किंग है अगर आप मैग्नेट सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, और अगर उसकी डिफरेंट प्राइसिंग भी है मेरे पास, और वो भी मैनेजेबल है अगर आप फोकस करते हैं और मटेरियल आप बाकी पाकिस्तान से लेते हैं, यहाँ की इंडस्ट्री को टैप करके आप अपनी चीज़ बना लेते हैं। तो इसमें कम से कम ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि इन केस, मेरी तो वैसे कैलकुलेशन इससे बेहतर है, अगर प्राइस सेम चाइना वाले भी हो जाए, तो आप देखें जो इस वक्त हालात हैं, आप कम से कम 1.5 से 2 महीने लगते हैं आपको कंटेनर क्लियर करने में। तो अगर जी आप उस जैसी चीज़, या इंशाल्लाह उससे बेहतर चीज़ आप कस्टमर को कहें और उसे कहें जी विद इन 10 to 15 डेज आपको डिलीवर हो जाएगा स्टॉक, जी। तो आई बिलीव कि आप कुछ ना कुछ मार्केट में आप अपनी जैसे एक मैंने शुरू में कहा कि प्लेसमेंट। वी आर मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात होगी कि मुझे यहाँ पे वेंडर मिल जाए जो मोटर मैन्युफैक्चर कर रहा हो। तो देखिए मेरे मेरे सर सर मोटरसाइकिल की 75% कौन सी, कंपोनेंट्स ऑफ द शेल्फ पाकिस्तानी है, अपार्ट आप फ्रॉम मुझे बताएं कौन सी आपकी है ब्रांड आपका। टेलीपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, आपका आ गई है ब्रांड वगैरह, या आपकी जी, मोटरसाइकिल आ हमने, गई हाँ, मैं। हमारी मोटरसाइकिल पेटेंट भी हो गई है। इट्स बिन लाइक फोर माशाल्लाह। मंथ्स के 2 साल से वो पेटेंट पेंडिंग था। एंड जस्ट एज इट गॉट पेटेंटेड, वी इन्वेस्टेड मनी, मोस्ट ऑफ इट इनटू R&D। जिन चीज़ों की बात हो रही ठीक है। थी, सॉफ्टवेयर वगैरह, और लाइक गेटिंग
the data collection and everything. We are also working with the government departments on if someone is here from Peshawar and knows about zoo cycle, तो उनकी एक पायलट साइकिल हम कन्वर्ट कर रहे हैं which does involve the fleet management system, and that's very हम्म। important. उसमें फिर प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी और वो वाली बात भी आ जाती है। जैसे एक कंपनी थी यहाँ पे लोकल, आई थिंक डिलीवरी कंपनी थी, वाज वेरी सक्सेसफुल, लेकिन उनका डेटा जो है तो वो लीक हो गया था। मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा था। इट वाज आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आई एम सॉरी। लेकिन उनकी हम्म। डेटा जो है तो वो लीक हो गई थी, एंड दैट्स अ बिग मैस देन। आप ठीक है। कस्टमर्स की जो फॉर एग्जांपल उनकी रूट है, वो किधर जा रहा है, वो किधर नहीं जा रहा, तो अब जरूरी भी है कि उनका रूट जो है तो वो आपको पता हो, बट इट शुड बी लाइक इन एन इनक्रिप्टेड मैनर के हम्म। उसका अब्यूज भी किया जा सकता है। एंड इफ दैट डेटा गोज इनटू रॉन्ग हैंड्स, कंपनीज कैन डिस्ट्रॉय कंपनीज। हम्म। आप कराची बेस्ड हैं और उधर ही R&D करवा रहे हैं सारी? नहीं, वे बेस्ड इन पेशावर। अच्छा जी। तो कोई लाहौर या गुजरांवाले से आपको कोई लीड मिली या कोई हेल्प वगैरह मिली लोग, क्योंकि यहाँ नहीं, पे भी कुछ लोग। well, it's a whole journey. If you search teleport and write my name in front of it, you'll find a lot about teleport's history. लेकिन अच्छा जी। the thing is कि we have kept our website and marketing down for the reason कि just as we got our product patented, we are now हम्म। raising first round for starting the production, right? तो हमारा R&D बेस ही था, R&D फोकस था। फॉर 5 years वी टेस्टेड द बाइक्स प्रैक्टिकली, क्योंकि यहाँ पे इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल नहीं है कि आप उस पे बैटरी की वाइब्रेशन टेस्टिंग करें या फिर और कुछ। तो हमने रगेडली अपने एम्प्लॉयज से प्रोटोटाइप्स जो है तो वो टेस्ट करवाए एवरी टेरेन में, 2 साल तक, जी जब जी तक जी। पेटेंट हुआ था। तो नाउ लाइक इट्स बिन लाइक 4 months के हम BOIT के साथ और उनके साथ जो है तो वी आर लाइक गेटिंग टाइज अप विद द चाइनीज पार्टनर्स हु। हम्म। ये अगर आपको पता ना हो तो मैं बता भी देता हूँ कि अभी MOU साइन हुआ था बिटवीन BOI KP BOIT एंड China for the production of motors locally in Pakistan, and with हम्म। Tajikistan for the manufacturing of lithium-ion batteries. अच्छा, ये दैट्स ग्रेट Okay. जी। मेरे ख्याल से आई बिलीव सर कि एक दफ़ा एक कोई स्टेप लेगा मेड इन पाकिस्तान का, मार्केट में आवाज़ आएगी, तो इसको प्रोड्यूस करना तो कोई मसला नहीं है। लोग पॉलिसी भी अप्रूव करवा लेंगे, क्योंकि देखें ना BLDC फैन तो आ रहे हैं, उनके भी मैग्नेट्स ही हैं, तो उस पर रिलीफ दे रही है ना गवर्नमेंट। तो इस जस्ट कि किसी ने इनिशिएट करना है और एक प्रेशर बिल्ड होगा, तो फिर पीछे मैग्नेट ही रह जाता है जो आप मोटर में बना नहीं सकते। बाकी तो सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान में, कॉपर भी है, एल्यूमिनियम भी है, स्टील भी है। हाँ जी, इलेक्ट्रिक शीट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये आप वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने बात की थी ओरिएंट से, GFC से। उनका मसला ये था कि वो कह रहे थे कि वी नीड एटलीस्ट लाइक एन MOQ ऑफ लाइक 1,000 मोटर्स पर मे बी लाइक 2 months 3 months। तो तब हमारा जो है तो ब्रेक इवन होगा अगर हम इसमें टैप इन सर करें। सर देखें, ये सबसे हाँ बड़ा जी। इशू ये भी है ना कि 1,000 मोटर्स कौन सी वाली, उस पे सबसे पहले R&D करनी है ना। फर्स्ट करें, अगर मेरा एक ये एक गोल है या टारगेट है कि मैंने अचीव करना है, तो जी जब मैं जी। एक मोटर डेवलप कर लूंगा, तो वो उसके बाद आप डेफिनेटली हमारे उसकी पास आए। R&D होगी उसकी, कि वो जी जी। इस पे भी इस इतने इसका टेस्ट हुआ हुआ है, जो यस। माइल्स कह लें या जो भी है टेस्ट है, और आप इसको चेक करें। उसके बाद फिर 5 6 7 8 सैंपलिंग होगी। ये पूरा एक प्रोसीजर है, एग्जैक्टली। फिर जाके मेरे ख्याल से मैथ प्रोडक्शन में जाना पाकिस्तान में मसला नहीं है। मशीन अवेलेबल है, लोग डर रहे हैं, और उनको ये भी नहीं पता कि हमने बेसिकली प्रोडक्ट क्या निकालनी है, रिस्क किस पे लेना है, ये भी बिल्कुल नहीं पता उनको। मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स जो है तो पाकिस्तान में बिल्कुल जो है तो प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है। PSQC है, अगर आप देखें उन्होंने शायद अभी अपडेट किया है, लेकिन अगर आप में से किसी ने पहले देखा हो तो इलेक्ट्रिक बाइक और मोपेड में
लिखा हुआ था कि किक स्टार्ट है कि स्विच स्टार्ट है, कार्बन हम्म इमिशन कितनी है। तो वो अब अगर इस तरह के स्टैंडर्ड्स हों, अभी शायद चेंज हो चुके हैं, बट बैक इन 2021 जब हम अपनी R&D बेस्ड मोटरसाइकिल डिजाइन कर रहे थे फ्रॉम स्क्रैच, चेसिस से लेकर कवर्स और बॉडी तक, और उसमें हमने हम्म फिर ये किया कि 75% ऑफ द कंपोनेंट्स आर लाइक ऑफ 150cc मोटरसाइकिल और टायर्स बाय डायमंड, हम्म 25% कंपोनेंट्स आर इम्पोर्टेड, और वो आपको पता है कि वो मजबूरी है, ठीक है। तो वैसे ही है। अब वो डेवलपमेंट जब हम कर रहे थे तो उसमें काफी टाइम लगा, एंड वी आई bootstrapped our team bootstrapped up to like 6 million into and not bringing in any investor in the meantime, because हम्म जब तक फिर प्रोडक्ट डेवलप होती है, आपका विजन मिशन और मिशन जो होता है वो इन्वेस्टर ही फिर लेके जा रहा होता है आगे। यू कैन नॉट लाइक परस्यू योर ओन हम्म गोल। ऐसे ही है, ऐसे ही है। So it took quite a bit of time in developing our own electric motorcycle जो अभी patented है, it's called Model T. माशाल्लाह। I'll share चले the सर। pitch deck link if it's allowed in the message chat section if हाँ anyone. कर लें जरूर कर लें। जी, दैट्स ओके। thank you so much, that's और all ओपन from us. सोर्स। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, डॉक्टर एहसान हैज हिज हैंड रेज्ड। डॉक्टर साहब, यू हैव अ कमेंट और क्वेश्चन? यू कैन टेक बहुत दैट एज द शुक्रिया जी, मैं लास्ट काफ़ी लास्ट अरसे से कमेंट। जी। ये आपकी कॉन्फ्रेंस वगैरह ज्वाइन करता हूँ। बड़ा अच्छा आपका फोरम है, बड़ी इंफॉर्मेटिव है। तो ये बात हो रही थी कि इंडस्ट्री के पास नॉलेज नहीं है और उधर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पूरी दुनिया में जो मॉडल चलता है वो ट्रिपल हीलिक्स मॉडल से हम कहते हैं, जहाँ पे रिसर्च जो है वो एकेडेमिया करती है और इंडस्ट्री जो है वो डेवलपमेंट करती है और गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज बनाती है। जब तक ये ट्रायंगल हमारा सही तरह से कंप्लीट नहीं होगा, सारे जो हैं अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, तो हम कोई लॉन्ग टर्म कुछ इसमें अचीव नहीं कर सकेंगे। तो बहुत से जो हैं वो हमारा एक नेशनल एक इशू है कि शॉर्टकट जो हैं वो चाइना की तरफ हम देखते हैं और क्विकली जो है मनी मेकिंग की तरफ जो है चीज़ें चल रही होती हैं। अभी भी जो टू व्हीलर्स हैं उसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि बहुत सी जो चीज़ें हैं वो स्टैंडर्ड्स के बगैर ही जो है मार्केट्स में आ रही हैं। और जैसे कि इंडिया में हमने देखा बहुत से इश्यूज हुए वहाँ पे, जब जो है बैटरीज जो थी उनको आग लगी और बहुत सी लाइफ भी उनकी गई। तो जी। इसमें हमारे इन पे भी जब तक ये स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं होंगे, जब तक पॉलिसीज स्ट्रांग नहीं होंगी, तो ये इशू जो है हमें, मुझे तो नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में ऐसे इश्यूज होंगे। तो अवेयरनेस बहुत अच्छी आप दे रहे हैं, और जैसे बात हुई कि इंडस्ट्री जो है वो उसमें नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज तो एकेडेमिया ने प्रोवाइड करनी है। पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि जो इंडस्ट्रीज हैं अपनी लैब्स भी वो यूनिवर्सिटीज में बनाती हैं, वहाँ पे रिसर्च होती है। लेकिन जाहिर है ये लॉन्ग टर्म काम के लिए थोड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, थोड़ा जी। पॉलिसीज चाहिए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका फोरम है, बहुत अच्छी आप अवेयरनेस दे रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा जो है लर्निंग हो रही है। तो सबका बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छी आपकी एफर्ट है। जी, थैंक यू फॉर द कमेंट्स एहसान साहब। इसमें ये कि स्टूडेंट्स को भी एंगेज करें, ये कि द मोर people who get to benefit from it, that's जी जी better बिल्कुल, is। जी। स्टूडेंट्स को भी अवेयरनेस दे रहे हैं, और स्टूडेंट्स भी कभी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी ईवी बेस्ड होते हैं। आज़ाद सब भी हमारी यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं और इनकी भी माशाल्लाह काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। तो ये सारी चीज़ें, बस इसमें यही है कि फ्यूचरिस्टिक जब तक हमारी अप्रोच नहीं होगी, लॉन्ग टर्म हम जो है डिसीजन नहीं करेंगे, तो हम इसमें कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर सकेंगे। ठीक, वेरी गुड, थैंक यू फॉर द कमेंट्स। ठीक है जी, आई थिंक वी आर गुड फॉर टुडे। गुड डिस्कशन। मोटर्स के हवाले से जो बात हो रही थी, यासिर, आई शेयर सबूर साहब कांटेक्ट, और इसके अलावा कुछ मेरे ख्याल में अगर हम इसका कोई मजीद फोकस डिस्कशन करना चाहें, दिस इज एन एरिया दैट रिक्वायर्स some focused discussion, तो उसके ऊपर भी I'll reach out to you and we can have some more discussion.
Thank you so much. Thank you so much for Okay. the session. It was quite informative. Thank you. Very good. Thank you, Ji. Okay, Ji. Thanks, everyone. Okay. Thanks for joining. Inshallah, next week, same time. And Umar, thank you for Inshallah. the slides. You're most Thanks for welcome. going through it. Very, very important topic. So मैं भी साथ साथ मैं सजेस्ट करता कि जो हमने जिक्र किया था कि अपना सब वर्किंग ग्रुप कुछ बना लेते हैं, तो आई थिंक मे बी शुड हाँ स्टार्ट पुटिंग आवर थॉट्स टुगेदर। हाँ, उस पर उमर कर भाई लेते हैं। मुझे सॉरी उमर भाई मुझे वेट रहेगा, आप कह रहे थे, मैं आपको रेफरेंस दूंगा। हाँ ठीक है, मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ बाद में। थैंक यू सर, ओके थैंक यू। Okay, Ji. Thanks, everyone, for ओके joining. Inshallah, next week we'll have थैंक यू जी, more अल्लाह discussion. हाफिज। ओके, अल्लाह Allah हाफिज़। Hafiz. Allah Hafiz.